इन सभी को चलिए कहाँ पे छोड़ा था कल। कल कोशिकीय सतर बता दिया और उत्तक सतर बता दिया कि आपके पास जो जंतु कोशिकीय सतर पर होते हैं वो कौन से होते हैं और जो जंतु उत्तक सतर पर होते हैं वो कैसे होते हैं। उत्तक सतर कह दो या अंगक। अंगक का मतलब है ऑर्गेनेल्स वाले। इनको कितने भागों में बांटा था। जो उत्तक सतर था इसको मुख्यतः हमने कितने भागों में लिया था, 3। एक था आपके पास नॉन सिलोमेट, असिलोमेट जिसे कह सकते हैं, दूसरा था शूडो और तीसरा था सिलोमेट। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें जो बंदे थे वो कौन थे, सिलेंट्रेटा और क्या थे आपके पास, प्लेटी हेलमिंथीस। यहाँ पे सूडोसिलोमेट थे वो कौन थे आपके पास, एस्केल मिंथीज कह दो या उन्हें निमेटोडा कह दो। ठीक है। और लास्ट वाले कौन से थे आपके पास, सिलोमेट। सिलोमेट को हिंदी में कहा जाता है दे गुहा धारी, यानी विद कैविटीज एनिमल, कि कैविटीज के साथ जो एक्टोडम, मिजोडम और एपिडम के साथ जो आपकी कैविटीज बनी होती है, अंदर के अंदर नलिकाएं बनी होती है, उसके आधार पर तो ये आगे चल के फिर से कितने भागों में बंट जाते हैं, 2 में। एक में आपके पास जो दे गुआ है ये बुरण में होती है और दूसरे में क्या होती है, अंतःसतर में। तो यानी बुरण के समय बनती है। और किससे बनती है ये याद रखना, ये होती है मीजोडर्मिक, यानी ये जो सिलोमेट होती है ये मीजोडर्मिक है और ये आपके पास कौन सी है, एपिडर्मिक। एपिडर्मिक दे गुआ जो होती है वो कौन सी होती है, इसे हम अंतः सतर दे गुआ कहते हैं। और ये कौन सी होती है, बुरण कोशिकाओं से जुड़ी हुई दे कोशिका होती है। कौन सी कोशिकाओं में मिलती है, मीजोडर्मिक सेल्स में। ठीक है। वो कौन सी है, एपिडर्मिक। फिर इसमें जो बंदे बैठे होंगे वो कौन से होंगे, तो ये आपके पास 3 होंगे, जिनमें बुरण के समय क्या है, दे गुहाएं मीजोडर्मिक होती है। तो ये आपके पास नंबर 1 होता है एनिलिडा, नंबर 2 आपके पास होता है मोलस्का, नंबर 3 आपके पास होता है आर्थ्रोपोडा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यूं पूछा जाता है सिंपल, कि जो आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है या एनिलिडा है, इन जंतुओं में जो दे गुआ पाई जाती है वो कौन सी कोशिकाओं के संबंध में है। तो या तो वर्ड आएगा मीजोडर्मिक और या कौन सी कोशिकाएं होंगी, बुरण कोशिकाएं। ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाए कि जिनमें एपिडर्मिक से बनी होती है ये लेवल आपके पास कैसे है, तो ये आगे चल के फिर से क्या है, बंटवारे में आते हैं। ये किस में आते हैं, कोर्डेटा, और फिर से क्या आ जाते हैं आपके पास, कोर्डेटा में तो वैसे सारे ही हैं, इसमें स्पेशली कौन से पढ़े जाते हैं कि वो होते हैं नॉन नोटोकॉर्ड। नॉन नोटोकॉर्ड को कहा जाता है गैर रजुकी, कि ये वो जीव हैं जिनमें एक तो आता है गैर रजुकी, नॉन नोटोकॉर्ड, और एक होते हैं आपके कौन से, नोटोकॉर्ड वाले। कि जो एपिडर्मिक सिलोमेट होते हैं वो कितने भाग में बांटे जाते हैं, 2। तो नोटोकॉर्ड वाले कौन से होते हैं और नॉन नोटोकॉर्ड कौन से होते हैं, यानी गैर रजुकी और रजुकी, यूं पूछे जाते हैं। तो रजुकी यानी क्या, आपके पास जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, ठीक है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी ना बने। तो नॉन जो होते हैं इसमें आपके पास कौन से आते हैं, इकाइनोडर्मेटा। कि इकाइनोडर्मेटा होता है ये आपके पास कैसा जंतु संघ है,
तो नॉन नोटोकॉर्ड है। तो क्वेश्चन ऊपर लिखा आएगा विच आर द नोटोकॉर्ड्स एंड विच आर द नॉन नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, तो उसमें इनमें से ऑप्शन मिलते हैं। या पूछ लेगा कि विच आर सिलोमेट एंड विच आर सुडोसिलोमेट एंड विच आर आसिलोमेट। ठीक है, आसिलोमेट में ये लिख दिए, सुडोसिलोमेट में ये हो गए, और ये जितने भी पढ़ रहे हो अब सारे के सारे ये किस में आते हैं, सिलोमेट में आते हैं। सिलोमेट में कहाँ से शुरुआत होती है, एनिलिडा, एनिलिडा के बाद क्या है, मोलस्का, मोलस्का के बाद क्या है, आर्थ्रोपोडा। फिर बंटवारा होता है अंतःसतर देहगुहा में, यानी क्या है, एपिडर्मिक सेल से जो देहगुहा बनी होती है उसमें आते हैं सबसे पहले कौन से, नॉन नोटोकॉर्ड, और दूसरे कौन से आते हैं, नोटोकॉर्ड। नॉन नोटोकॉर्ड का क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सा जंतु संग रखा जाता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ज़्यादातर जो मैंने एक वर्ड लिखा है कौन सा, स्टार फिश वाला, कि तारा मीन, तारा मछली जो है वो किससे संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा। कैसा जीव है ये, नॉन नोटोकॉर्ड है, ऐसे पूछता है वो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। फिर आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में भी आगे चल के क्या है, भाग बना दिया जाएगा क्या, इसमें भी आपके पास दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, यानी नोटोकॉर्ड में यानी रज्जुकी में जो पढ़े जाते हैं वो क्रेनिएट और एक्रेनिएट्स आते हैं, यानी इसमें हम पढ़ते हैं किसको, प्रोटोकॉर्डेटा, और कौन सा पढ़ते हैं अपन, कॉर्डेटा। यूं प्रोटोकॉर्डेटा है, ये आक्रेनिएट्स होते हैं। इनमें दो चीज आती है, इनमें जो बंटवारा होता है वो क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सा आता है, सिफेलो, कि सिफेलोकॉर्डेटा। ये हमें क्या है, पढ़ने नहीं है, बस याद रखने, मेन ये है हमारे लिए, क्योंकि ये आगे इसको कहा क्या जाता है, क्रेनिएट, क्रेनिएट, कि क्रेनिएट्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, प्योर कॉर्डेटन हैं। तो प्योर कॉर्डेटन को भी आगे बंटवारे में ले लिया जाता है, वो आगे चल के दो भाग बना देते हैं। एक आपके पास कौन सा आ जाता है कि जबड़े वाले, और एक आ जाते हैं बिना जबड़े वाले। ठीक है, कॉर्डेटा भी हैं, ये भी दो भाग में आएंगे, जबड़े वाले और एक क्या आएंगे, बिना जबड़े वाले। बिना जबड़े वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्नेथो, एग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा क्या होते हैं, जो विदाउट जॉज होते हैं, बिना जबड़े वाले, और जबड़े वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो एग्नेथोस्टोमेटा और क्या आते हैं, नेथोस्टोमेटा। अब जो आपके पास एग्नेथोस्टोमेटा है इसके भी वर्ग क्या आगे चलकर और बन जाएंगे। ठीक है, इसमें जो वर्ग बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक आता है ऑस्ट्रियोकथीज, ठीक है, और एक आता है साइक्लोस्टोमेटा, एक आता है अपने पास कॉन्ड्रियो ऑस्ट्रियो। कॉन्ड्रीज, और दूसरा आपके पास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, मेन ये है नेथोस्टोमेटा, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि नेथोस्टोमेटा है, क्योंकि ये वैसे ही बता दिया, क्योंकि प्योर वर्टिब्रेट्स ये होते हैं। क्वेश्चन यूं आता है वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, तो यही है नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा में क्या आएगा, ये आगे चल के आपके पास दो भाग में आ जाएंगे। एक वो होते हैं जिसमें बियर फिन्स, बियर फिन्स का मतलब होता है कि जिनमें पेल्विक पंख हो, और एक होते हैं बियर लिम्स। बियर लिम्स का मतलब होता है जिनका कंकाल चार भागों में बंटा हो। ठीक है, तो यानी बियर फिन्स पंख वाले, पेल्विक पंख वाले। तो मुझे एक दो ऐसे जानवर बताओ जो पेल्विक पंख वाले हों। तो पेल्विक पंख में ज़्यादातर किसको पढ़ा जाता है, तो अच्छे से याद रख लेना, मत्स्य को पढ़ा जाता है। कि बियर फिन्स यानी जिनके
तैरने के लिए पंख होते हैं उनको पेल्विक पंख कहा जाता है, ठीक है। उड़ने वाले आएंगे तो वो किस में आएंगे, बियर लिम्स। बियर लिम्स में कौन से होते हैं, टेट्रापोड, टेट्रापोडियंस। टेट्रापोड किस में आते हैं, बियर लिम्स। इसमें हमारे पास कौन कौन से जंतु आएंगे, शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, उभयचर से। उभयचर के बाद क्या आएंगे, सरीसृप। सरीसृप के बाद क्या आएंगे, पक्षी। और पक्षी के बाद क्या आएंगे आपके पास, स्तनधारी। ये सारे के सारे क्या हैं, बियर फिन। जबड़े वाले हैं दोनों, ये हैं बिना जबड़े वाले, जो क्या है ऑस्ट्रियोकॉन्ड्रीज आते हैं या साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। बियर फिन्स में मत्स्य वर्ग है, ये भी आगे चल के 3 भाग में आता है कि एक तो वो मछलियां होती है जिनका ढांचा उपास्थियों से बना होता है। तो एक आधी ऐसी मछली का उदाहरण बताओ जो कार्टिलेगिनस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसका कंकाल उपास्थियों से बना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि सबसे डेंजरस मछली मानी जाती है समंदर में, शार्क, ठीक है। इसी का ही क्वेश्चन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कोलियोडॉन, ठीक है। तो स्कोलियोडॉन किसको कहा जाता है, शार्क को ही कहा जाता है कि समुद्र का डॉन, ठीक है। तो स्कोलियोडॉन है वो यहीं पढ़ा जाता है। तो ये क्या क्या होती है, एक होती है कॉन्ड्रियोकथीज, एक होती है आपके पास ऑस्ट्रियोकथीज, और एक होती है आपके पास पेलेकोडर्मा। अब पेलेकोडर्मा का क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लिखा जाता है। पेलेकोडर्मा वो मछलियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जो मछलियां आपकी विलुप्त प्राय हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो आपकी जा चुकी है, वो किसके अधीन है, सारी की सारी वो पेलेकोडर्मा में है। फिर आती है उपास्थि वाली, ये कौन सी होती है, ऑस्ट्रियोकथीज उपास्थि वाली। उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेगिनस, कि जो आपके पास कार्टिलेगिनस है, कार्टिलेगिनस बोन फिशिस, यानी उपास्थि हड्डियों वाली मछलियां कौन सी है, तो वो कौन सी होती है, ऑस्ट्रियोकथीज। और जो क्या होती है, अस्थिदार होती है। अस्थिदार का मतलब जिनका कंकाल हड्डियों से बना होता है, वो मछलियां कौन सी होती है, कॉन्ड्रियोकथीज। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें आपके पास क्वेश्चन एक आता है शार्क का, कि शार्क का ढांचा कैसा होता है। तो शार्क का ढांचा किससे बना होता है, उपास्थियों से बना होता है, ठीक है। एक आधी मछली बताओ मुझे जिसका शरीर अस्थि से बना हो, हड्डियों से बना हो, कार्टिलेगस ना हो, बोनी फिश। बोनी फिश किन को कहा जाता है, कॉन्ड्रियोकथीज को कहा जाता है। तो कॉन्ड्रियोकथीज में ऐसी, क्योंकि क्वेश्चन तो यूं आना है, उपास्थिदार मछलियां और अस्थिदार मछलियां, ठीक है। उपास्थिदार में एक ही क्वेश्चन बनता है, कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शार्क। शार्क के अलावा दूसरा क्या याद रखना है, आरा फिश, आरा मछली, आरा मछली, जिसे क्या कहते हैं, शो फिश। शो फिश का मतलब क्या है, आरा मछली का मतलब क्या, आरी की तरह ब्लेड होना, जिसकी पूंछ में आरी की तरह ब्लेड होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम आरा मछली या शो फिश। एक क्या आपके पास है, शार्क, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास जो अस्थिदार मछलियां हैं उनमें क्या आती है, एक आप पढ़ते हो कटला, कटला, रोहू, रोहिता, ठीक है। ये जो मछलियां हैं ये किस में आती है, सारी की सारी अस्थिदार, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और एक आपके पास क्या है, ये जो है इनमें कौन सी आती है, ऑस्ट्रियो जो कॉन्ड्रीज हैं या साइक्लोस्टोमेटा हैं, इनमें जो मछलियां आती है जिनमें गुणसूत्र क्या सबसे बड़ा पाया जाता है, वो कौन सी आपके पास, लैम्प्रस। लैम्प्रस जो फिश है ये आपके पास कैसी मछलियां होती है, बिना जबड़े वाली। और कौन सी हो सकती है, हैग फिश। नाम अजीब अजीब हैं, इसीलिए इनके क्वेश्चन आते हैं कि लैम्प्रस, हैग फिश, ये कैसी मछलियां हैं, ठीक है। तो ये मछलियां कैसी है, बिना जबड़े वाली। और जबड़े वाले में आते हैं तो दो आते हैं, बियर फिन्स और क्या आते हैं, बियर लिम्स, ठीक है। बियर फिन्स में भी क्या कहानी अड़ जाती है। मछलियां क्या है, 3 वर्ग में बांटी जाती है, कॉन्ड्रियोकथीज, ऑस्ट्रियोकथीज और क्या आती है, पेलेकोडर्मा, ठीक है। जो कॉन्ड्रियोकथीज होती है ये कैसी मछलियां होती है, जिनमें हड्डियां पाई जाती है, जिनका शरीर हड्डियों से बना होता है। एग्जाम्पल जब भी आए इस क्वेश्चन में तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कटला और रोहू का।
फिर आता है ऑस्टियोकथीज, ये किससे बनी होती है? उपास्थियों से, कार्टिलेगिनस होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सार्क का। सार्क को क्या कहा गया जाता है? याद रखना, स्कोलियोडॉन कहते हैं इसे, ठीक है। और पेलेकोड्रमा कैसी मछलियां होती है? सारी की सारी विलुप्त प्राय है, ठीक है, एक्सटिंक्ट फिशेज हैं। फिर आती है टेट्रापोड्स में क्या क्या आते हैं? टेट्रापोड का मतलब है कि जिनका ढांचा हड्डियों के चलते 4 भागों में बांटा हो, उन्हें कहते हैं टेट्रापोडियंस, ठीक है। और खास तौर पर इनमें पढ़ा जाता है उभयचर, सरीसृप, पक्षी और क्या आते हैं? स्तनधारी। ये सारे के सारे इसी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सिंपल बंटवारा याद कैसे रखना है? क्वेश्चन यहां से आता है कि विच आर द टेट्रापोडियंस। तो टेट्रापोडियन में 3 एग्जाम्पल होंगे अलग और 1 एग्जाम्पल होगा ये। तो टेट्रापोडियन अब आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो कितने वर्ग बैठे हैं उसमें? हमारे पास केवल है 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मैंने कल लास्ट में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है तापमान के आधार पर। कल ही बताया मैंने कि तापमान के आधार पर जंतु कितने वर्ग में बांटे जाते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाई इन हाउ मेनी टाइप्स, ठीक है। तो दे क्लासिफाई इन 2 टाइप, वन बी द कोल्ड ब्लडेड, कि एक ऐसे एनिमल होते हैं जो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और दूसरे कौन से बताए थे आपको? वार्म ब्लडेड, कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको और क्या कह सकते हो भी तुम? कोल्ड ब्लडेड को और क्या कह सकते हो? कोई और भी तो नाम होंगे। एक्टोथर्म, इनको क्या कहा जाता है? एक्टोथर्म, एक्टोथर्म कहा जाता है। पोइकिलोथर्म, ठीक है, इनको और नाम क्या दिया जाता है? पोइकिलोथर्म। तो पोइकिलोथर्मिक वर्ड आ जाए, एक्टोथर्मिक वर्ड आ जाए, या वर्ड आ जाए कोल्ड ब्लडेड, हिंदी में एक नाम से काम चल जाता है, अनियत तापी, कि ये ऐसे जंतु होते हैं जो कैसे आते हैं? अनियत तापी होते हैं। यानी ये अपने आप को किसके हिसाब से ढालते हैं? मौसम के हिसाब से। कल ही बताया था कि जैसे क्या है, सांप है, बिच्छू है, गो है, किरड़ा है, ठीक है, ये ज़्यादातर किस हिसाब से चलते हैं? डड्डू है, मौसम के हिसाब से चलते हैं। यानी मौसम, मछली है, मछली मौसम के हिसाब से चलती है। आप कहोगे जी कैसे? समंदर में तो रहती है, मौसम भी मछली के हिसाब से चलती है, बताओ कैसे? मछलियां भी टेम्परेचर के हिसाब से काम करती है, ये बताओ कैसे? कभी अगर कोस्टल जोन पे जाओगे, समंदर के किनारे पे जाओगे, अपने हिंदुस्तान के कोस्टल जोन को छोड़ो, फॉरेन में जाके देखना, जितने के जितने मछली पकड़ने वाले होते हैं मछुआरे, वो दिन के समय तुम्हें किनारों पे नहीं मिलते। वो दिन के समय कहाँ जाते हैं? बीच समंदर में जाते हैं। और क्या करते हैं? अपने कांटे गहराई के अंदर छोड़ते हैं, फिर मछलियाँ हाथ आती है। तो वो किनारे पे भी तो मछलियाँ पकड़ सकते थे, किनारे पे क्यों नहीं मिली? गहरे समुद्र की तरफ क्यों गए? क्योंकि क्या है, जब दिन होता है तो किनारे का पानी क्या होता है? ज़्यादा गर्म हो जाता है, और पानी जो ठंडा रहता है वो कहाँ रहता है? गहराई में। अब पानी के पीछे, तापमान के पीछे एक रोल और लग जाता है ऑक्सीजन का, कि जहाँ तापमान बढ़ गया, पानी से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? बाहर। जहाँ पानी ठंडा है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिलेगी? ज़्यादा। तो इसीलिए मछलियाँ सांस लेने के लिए कहाँ जाती है? गहराई की तरफ जाती है, और वो क्या जाती है? ठंडे पानी में। तो इसलिए मछुआरे कहाँ ढूंढेंगे उनको? ठंडे पानी की तरफ। और क्या दिन का समय होता है, तो इसलिए मछलियाँ कहाँ नहीं मिलती तुम्हें? किनारों। तो इसलिए वो कैसे एनिमल हैं? सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड है, तो यानी वो अनियत तापी है। और ये जो हैं, ये कैसे हैं? सारे के सारे नियत तापी। इनको भी 2 नाम और दिए जाते हैं, एंडोथर्मल, एंडोथर्मिक। ये जो आपके पास, इनको हम कहते हैं एंडोथर्म, या हम इनको क्या कहते हैं? स्टेनोथर्म। कि स्टेनोथर्म एनिमल और जो एंडोथर्म एनिमल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। स्टेनोथर्मल जो वर्ड लगता है, ये खास तौर पर किसके लिए लगता है? कंगारुओं के लिए लगता है। याद रखना कि प्लेटिपस और कंगारू के लिए जो वर्ड लगता है वो कौन सा लगता है? स्टेनोथर्म लगता है।
बाकी सारे के सारे स्तनधारी हैं। और जो पक्षी हैं वो कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। इसमें बांटे कौन से जाते हैं वो भी याद रखना कि नंबर 1 इसमें कौन से आते हैं आपके पास, मत्स्य। दूसरे कौन से आते हैं आपके पास, एम्फीबियन, उभयचर, फिशेज, एम्फीबियन। और तीसरे कौन से थे, रेप्टाइल्स, यानी आपके सरीसृप। ये तीनों क्या है, पोइकिलोथर्मिक है, अनियत तापी हैं। और ये सारे के सारे कैसे हैं, नियत तापी। तो इसमें क्या आते हैं आपके पास, पहले नंबर पे आते हैं एवीज, यानी कौन से होंगे, पक्षी। और फिर क्या आते हैं आपके मैमेलियंस, यानी स्तनधारी। इनको एक नाम और दिया जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है हेम्योथम। याद रखना, इनको एक वर्ड और मिलता है, हेम्योथम भी कहते हैं, ठीक है। हेम्योथम या हेमियोथम वर्ड लगता है, ये कौन से जंतुओं के लिए लगता है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है, चाहे मौसम कोई हो, सर्दी का हो या क्या हो, गर्मी का, ठीक है। तो वो आपके नियतापी हैं, वार्म ब्लडेड हैं। और जिनका क्या मौसम के हिसाब से बदलता है, वो सारे के सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड है। ये सुसुप्तावस्था में आते हैं। सुसुप्तावस्था डोरमेंसी फॉलो करते हैं। ये कब करते हैं, मौसम के हिसाब से, जगह ढूंढते हैं मौसम बदलने के साथ। लू आ गई, अंदर हो जाएंगे, गर्मी ठंड आ गई, अंदर हो जाएंगे। जैसे ही बरसात का सावन का महीना आएगा, सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। अब घूम रहे हैं ये, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब बात आती है शारीरिक बनावट के हिसाब से। शारीरिक बनावट जंतुओं की कितने प्रकार की है, ये बताओ मुझे। बॉडी स्ट्रक्चर, शेप ऑफ बॉडी, कि व्हेन दे कट इनटू द पीसेस, यानी जो आपके पास शेप ऑफ बॉडी होती है, उसके चलते ये आपके कितने टाइप के होते हैं, 2। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो। आपके पास शेप ऑफ बॉडी के अलावा आप एक वर्ड लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर ये जंतु कितने भाग में बांटे जाते हैं। तो 2। एक होता है आपके पास रेडियल सिमेट्री। पहला पॉइंट याद रखना है कि ऐसे भी जंतु होते हैं जो किस में आते हैं, रेडियल सिमेट्री। और एक होती है आपके पास कौन सी, बाइलैटरल। दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। कि बाइलैटरल सिमेट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहते हैं द्विपार्श्वीय, द्विपार्श्वीय सममिति। इसमें वर्ग देखने में कौन कौन से आएंगे, और इसमें हिंदी में क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है अरीय समिति। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा ऐसा होता है इनमें जो दोनों में होता है। जवान होगा तो वो रेडियल हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, और जब लार्वा होगा तो बाइलैटरल होता है। बस उसी का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है और वही एग्जाम में पूछा जाता है, वही हमें याद रखना है। बाकी तो यूं ही है, लिख लेना इनमें बंदे कौन कौन से आते हैं। कि जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो सिलेंड्रेटा है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये इस वर्ग में आएंगे। बाकी सारे कहाँ चले जाएंगे, उधर। तो इसमें क्या आएंगे, नंबर 1 कौन सा पढ़ना है हमने, सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा हो गया। दूसरा याद रखना अपने प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हमने क्या कहना है, प्लेटाजोआ। अब एक पॉइंट यहाँ पे जरूर याद रखना, इकाइनोडर्मेटा वयस्क, ठीक है, यानी यंग इकाइनोडर्मेटा। कि जो इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से यंग जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब उसकी सम्मिति कैसी हो जाती है, तो रेडियल हो जाती है। और जब वो लार्वल स्टेज में था तब उसकी कैसी होती है, द्विपार्श्वीय। इसमें बंदे कौन कौन से आएंगे, इसमें आपके पास है एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा से पहले लिख लेना निमेटोडा, जिसे हम एस्केलमिन्थीज कहते हैं। मोलस्का, मोलस्का के साथ आपने पढ़ा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के साथ कोमा लगा के जैसे ही लिखोगे आप इकाइनोडर्मेटा। अब अपवाद है ये दोनों का। इकाइनोडर्मेटा जैसे ही लिखते हो तो यहाँ पे एक शब्द ब्रैकेट में जरूर डाल लेना, लार्वा। कि लार्वल जो स्टेज होती है इकाइनोडर्मेटा की,
उसकी सम्मिति, उसकी बॉडी शेप, उसकी सिमेट्री कैसी होती है? तो वो होती है द्विपार्श्वीय। और जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है तो कैसी हो जाती है? रेडियल। यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ, बाकी इसमें कोई कुछ नहीं पूछता। और एक क्या आते हैं? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हमने कितने संघ पढ़े हैं वो सारे यहीं आएंगे। मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी है। ये सारे किस में पढ़ते हैं हम? कॉर्डेटन्स। ठीक है, तो हमारे पास इन सब की जो सम्मिति होती है वो कैसी होती है? द्विपार्श्वीय। और इनकी क्या होती है? अरीय। जिनकी सम्मिति अरीय होती है उनका शरीर कैसा होता है? ये याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोबैलिस्टिक जो बॉडी होती है इसे हिंदी में कहते हैं द्विसत्रीय। दो सतर का बना होता है इनका शरीर। और ये कैसा होता है? जो बाइलेटरल होता है इसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोबैलिस्टिक। ट्रिप्लोबैलिस्टिक है, ये कैसा होगा आपके पास? त्रिसत्रीय। कि क्वेश्चन टैग करता है, मिलान ही पूछेगा कि जो रेडियल होते हैं वो कैसे होते हैं। वो आपके पास डिप्लोबैलिस्टिक होते हैं, ट्रिप्लो होते हैं, बोथ होते हैं, नन ऑफ दीज। तो ये आपके रेडियल कैसे होते हैं? डिप्लो होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जो बाइलेटरल वाले होते हैं या द्विपार्श्वीय वाले होते हैं उनका शरीर कितने सतर का बना होता है? फिर यही क्वेश्चन है, ट्रिप्लो, डिप्लो, बोथ, नन ऑफ दीज। तो उसका शरीर कैसा होता है? ट्रिप्लोबैलिस्टिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे एक ही बंदे के लिए बना है जिसका नाम क्या है? एकाइनोडर्मेटा। ये नहीं भूलना कि जिसका शरीर लार्वा में तो कैसा होता है? द्विपार्श्वीय। और जैसे वो वयस्क बनता है, जवान हो जाता है, तब उसका शरीर कैसा हो जाता है? रेडियल। तो बताइए वो जंतु संघ कौन सा है? उत्तर आपका क्या है? एकाइनोडर्मेटा। ये अपवाद है, ठीक है, इसीलिए अपवाद क्वेश्चन बनता है। अब शुरू होते हैं हमारे पास पहला जंतु संघ कि जो पहला फाइलम है। पहले तो ये बताओ कि किंगडम कितने हैं? किंगडम से आगे फाइलम बनेंगे। तो किंगडम हमने कितने पढ़े हैं? टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किंगडम कितने बनाए गए हैं? जगत कितने हैं तुम बताओ? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनके कुल किंगडम्स कितने हैं, यानी कुल जगत कितने हैं? अपन ने अच्छे से पढ़ा है, शुरू में यही तो पढ़ा था, बायोलॉजी यही से शुरू होती है, 5। ठीक है, 5 किंगडम के नाम बताओ। तुम बताओ, तुम चारों बताओ, 5 किंगडम्स कौन से हैं? हैं? हाँ हाँ, तुम बताओ। मोनेरा, हाँ, और तुम बता सिंगे, नकल मार के नहीं बताना। 5 किंगडम कौन से हैं? क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम में यूं पूछा जाता है कि सूक्ष्मतम कौन सा है? ठीक है, एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोट कौन सा है? एक कोशिकीय है, यूकैरियोट कौन सा है? यूं क्वेश्चन टैग होंगे। पहला है मोनेरा, जो सबसे छोटे होते हैं, जीवाणु पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं? जीवाणु के बाद हम कौन सा पढ़ते आए हैं? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। पहले एक कोशिकीय पढ़े जाते हैं। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होते हैं, जीवाणु भी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। एक प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट है। तीसरे नंबर पे जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है तुम्हारे पास? फंगस। ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा फंगस क्या है आपके पास? एल्गी, कवक। ठीक है, ये 5वां था वैसे। और उसके बाद कौन सा पढ़ा जाता है? शैवाल। ठीक है, और उसके बाद हम कौन सा पढ़ते हैं? प्लांट। ठीक है, और उसके साथ क्या आ जाते हैं? एनिमल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? कितने जगह है? 5। पहला है मोनेरा, दूसरा कौन सा आपके पास? प्रोटिस्ट, तीसरा कौन सा आपके पास? फंगी, और शैवाल किस में आ जाती है? प्लांट में ही आ जाती है, तो प्लांट। और फिर कौन सा आ जाता है? एनिमल। तो ये 5 किंगडम है, उसमें से पहला जंतु संघ है वो आपने कौन सा पढ़ना है? फिर एक कोशिकीय। तो मुझे एक कोशिकीय जंतु बताओ जो कैसे हो? यूकैरियोट, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो एनिमल होंगे वो कौन से होंगे? वो संघ कौन सा है? वो आपका किंगडम कौन सा है? तो वो किंगडम आपके पास प्रोटिस्टा है।
कि जो प्रोटिस्टा है ये आपके पास किस बंदे ने जोड़ा और कौन से किंगडम के रूप में जोड़ा। तो आपसे पूछा जाए ये आपका किंगडम कौन सा है, तो ये आपके पास कौन सा किंगडम है, तीसरा। कि तीसरा जंतु जगत कौन सा होता है, प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, इस बंदे को जोड़ा किसने था, ये भी याद रखना, फादर ऑफ दिस किंगडम बी ऑर्नेस्ट हैकल। कि ऑर्नेस्ट हैकल इस जगत का क्या था, पिता, यानी तीसरे जगत के रूप में उसने जोड़ा, ऐसे जंतुओं को जोड़ा जो कैसे हैं, एक कोशिकियां और कैसे हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, सुकेंद्री, यानी एक कोशिकीय, सुकेंद्रकीय, सुकेंद्रकीय जंतु, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। इसमें पढ़ा किसको जा रहा है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कितने प्रकार का होता है, चलो शाबाश बताओ इनको। वैसे स्पेशल एक स्टेटमेंट मिलती है, कथन मिलता है, वो कथन क्या है, वो ये है, आदिम रूपों का साम्राज्य किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। आदिम स्वरूपों का या आदिम रूपों का साम्राज्य, यानी किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स, यानी इसे अगर इंग्लिश में लिखें तो यूं लिखा जाएगा, किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स। तो किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, प्रोटिस्टा को ही कहा जाता है। आदिम स्वरूपों का या आदिम रूपों का साम्राज्य। आदिम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ द एंशिएंट प्रॉपर्टी, यानी जो क्या है, पुरातन में सबसे पहले आया हो। ठीक है, उसी को हम कहते हैं आदिम। ठीक है, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले जो जंतु आए हैं धरती पे, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक थे, वो क्या थे, सारे के सारे प्रोटिस्टा। और उसमें भी कौन से पढ़े जाते हैं, प्रोटोजोअन्स। तो ये आपके पास आगे चल के कितने भाग में आते हैं, इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये बंदे कितने हैं, सिंगे। प्रोटिस्ट के टाइप कितने होते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता, आगे नहीं, सिर्फ 9वीं तक, 9वीं और 10वीं दोनों में है ये। ठीक है, तो ये आपके कितने टाइप के हैं, 3। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, जिन्हें हम हिंदी में लिखते हैं प्रकाश संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक होते हैं, नंबर 1 फोटोसिंथेटिक, ये वैसे मैंने पढ़ा रखा है। दूसरा होता है अपघटनी, या हम लिख सकते हैं मृतोपजीवी, डिकम्पोजर या सेप्रोफाइटिक, कि गली सड़ी चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी बिताना। ठीक है, वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर, गला सड़ा देते हैं, या उन्हें क्या कह सकते हो, सेप्रोफाइटिक। एक होते हैं फोटोसिंथेसाइजर। ठीक है, और तीसरे जो होते हैं वो खास हैं, वो होते हैं आपके पास प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, यही तो पढ़ा जाता है, दुनिया के पहले जो जंतु धरती पे आए थे वो कौन से थे, प्रोटोजोआ थे, यही क्वेश्चन आता है। और उसमें ही सबसे पहले पढ़ा जाए तो किसको पढ़ेंगे हम, जो तुम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कि ऐसा जीव जो कभी मरता नहीं है, हमारे अंदर भी है। हम तो क्या अपने कर्मों के कारण उन्हें मार देते हैं, अगर मारे ना तो जिंदगी बहुत लंबी हो सकती है। जैसे श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तो तप ही कर लिया था, उसके बाद उनका नाम पड़ा दवंद ऋषि। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और तप किया। ठीक है, तब जाके और पता नहीं कितने साल लगे होंगे। ठीक है, विश्वामित्र था, 60,000 साल किया, तप कर लिया। पराशर जी पूर्ण योगी हो लिए, पता नहीं हजारों साल लगे थे उन्हें वहाँ। तो वो कैसे चले थे, वो इन्हीं के दम पे चले थे। उन्होंने अपने अंदर के अमीबा को खत्म नहीं होने दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी डाई नहीं होती। आप पढ़ते हैं ना, अमीबा गैट टूट के धो जाते हैं, तो हाथों हाथ बनते रहते हैं, वो बनते रहेंगे, कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो ये वैसे क्या है, एक अमर जीव ही है। अमरताओं का गुण अलग होता है, अमर जीव होना कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसमें हम खास तौर पर किसको पढ़ते हैं, अमीबन्स। प्रोटोजोआ में जो चीज़ आती है अमीबा, अमीबा का अर्थ ही क्या होता है, बदलना, बी चेंज। तो इसका नाम किसके आधार पर रखा था, ग्रीस या यूनान का एक देवता है प्रोटियस, जल देवता है। तो हमारा जल देवता किसे मानते हैं हम, आज का जो जल देवता है किसे मानते हैं, हाँ, तो जल देवता अगर तुम्हें पता होना तो ख्वाजा पीर,
नाम सुना होगा, ठीक है। तो अजमेर में जिनकी दरगाह है वो हमारे जल देवता हैं, ठीक है। और यूनान वाले किसको मानते हैं? प्रोटियस। तो प्रोटियस के नाम पे इसका नाम ही रख दिया अमीबा प्रोटियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे अमीबा कई टाइप के हैं। अब घटनी में कौन से पढ़े जाते हैं? कीचड़ के सांचे पढ़े जाते हैं, कीचड़ के सांचे, यानी जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म ऑफ मड या मड फॉर्म, ठीक है। कौन सी चीज आती है? स्लाइम मोल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि कीचड़ के सांचे किन्हें कहा जाता है, तो हम किन को कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं। कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये आपके पास क्या चीज़ है? तो स्लाइम जो मोल्ड्स हैं ये आपके पास क्या हैं? कीचड़ के सांचे। तो कीचड़ के सांचे कौन से जीव हैं या जंतु हैं? तो ये प्रोटिस्टा हैं। प्रकाश संश्लेषी भी 9वीं या 10वीं कक्षा में दे रखी है, तुम्हें एक चीज़ पढ़ा रखी है अच्छे से। आप लोग अगर पढ़ोगे तो वर्ड लिखा हुआ है क्या? युगलेना। जाके आज पढ़ लेना एनसीईआरटी में, युगलेना शब्द दिया आएगा। एक कोशिका बनी होगी और उसके पीछे एक लंबी सी पूंछ होगी, ठीक है। तो उसी पूंछ का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस युगलेना का भी क्वेश्चन आता है कि युगलेना अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में एक तरह का क्या है? हरा प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ इसी को ही कहते हैं। कि विच बी द ग्रीन प्रोटोजोआ। तो ग्रीन प्रोटोजोआ कौन सा होता है? युगलेना ही होता है, ठीक है। एक आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसी में ही आता है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स लिख दो या फ्लैजिलेट्स लिख दो। तो डाइनो जो फ्लैजिलेट्स हैं और युगलेना है, ये दोनों कैसे प्रोटिस्टा हैं? तो ये दोनों के दोनों प्रकाश संश्लेषी है। यानी एक क्वेश्चन आता है कि समयपोषी और विषमपोषी के बीच की कड़ी क्या है? व्हाट्स द कनेक्टिव बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कनेक्टिविटी का मतलब है दोनों का काम करना। दोनों का मतलब क्या है? कि अगर सूर्य का प्रकाश होगा तो अपना खाना पीना सब खुद तैयार करेगा। जैसे ही रोशनी बंद, सूर्य का प्रकाश बंद, दूसरे पे आश्रित हो जाएगा। उसे कहते हैं हम क्या? बीच की कड़ी। तो वो कौन सी चीज़ है? युगलेना। युगलेना को क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। किसके बीच की? समयपोषी और किसकी कहा जाता है? इतरपोषी। इन दोनों के बीच की, या आप वर्ड लिख सकते हो विषमपोषी। इंग्लिश में आप लिख सकते हो इट बी द कनेक्टिविटी बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो वो कौन सी चीज होती है? युगलेना। तो ये तीन तो बड़े खास क्वेश्चन हैं, युगलेना का, कीचड़ के सांचे का और अमीबन का। यहीं से क्या आता है? एक अमीबन क्वालिटी है पैरामीशियम, जिन्हें हम चप्पल जंतु कहते हैं, स्लीपर एनिमल। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्लीपर एनिमल कौन सा है? कि जो स्लीपर एनिमल है वो किसे कहा जाता है? तो स्लीपर कहाँ पहनते हो? पैर में, तो उसका नाम पैर से है पैरामीशियम, ठीक है। तो आपके पास कि जो पैरामीशियम है ये आपके पास कौन सा जंतु कहलाता है? चप्पल जंतु। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े खास हैं। या आते हैं इनके रोग। और एक क्वेश्चन आता है अमीबा का, कि अमीबा के अंदर खाने को ग्रहण करने वाला और चलने वाला अंग क्या होता है? तो मैंने एक दिन पहले भी लिखवाया था कि अमीबा जिस अंग से भोजन ग्रहण करता है वो अंग क्या कहलाता है, या जिससे वो चलता है। चलनशील अंग नहीं होते अमीबा के पास, लेकिन वो फिर भी चलता है, उन्हें कहते हैं सूडोपोडिया। ये क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि सूडोपोडिया का मतलब होता है कूटपाद, ठीक है। जो झूठे अंग है, वास्तविक नहीं होते, वो अपने शरीर का क्या करता है? रूप बदलता है। अभी तो बताया था अमीबा का मतलब क्या होता है? बदलना, यानी बदलाव लाना, बी चेंज। और ये किसके आधार पे नाम रखा था? ये यूनान या ग्रीस के जल देवता के नाम पर ही रखा था। और इसको वैसे कहा क्या जाता है? अमीबा प्रोटियस। कि अमीबा जो प्रोटियस है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अमीबा प्रोटियस अमीबा का ही क्या है? वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, हमारे पास बात आती है कि इनका शरीर कैसा होता है। क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जितने प्रोटिस्टा हैं उनका शरीर कैसा है। क्या पढ़ रहे हो तुम? शुरू में लाइन लिखी थी मैंने, कैसे जीव है ये?
एक कोशिकीय, तो ये क्वेश्चन बनता है कि यानी जो प्रोटिस्टाइन का शरीर कैसा होता है, तो आपने जवाब क्या देना है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। कि इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, वो केवल कितनी कोशिकाओं की होती है, एक ही कोशिका की होती है, तो एक कोशिकीय होता है। नंबर 2, पोषण ग्रहण कैसे करते हैं ये बताओ। अभी लिखवा दिया मैंने कि ये क्या होते हैं, समभोजी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं, और क्या होते हैं, सेप्रोजोइक भी होते हैं, और क्या होते हैं, होलोफाइटिक भी होते हैं। यानी क्या है, सम पादप भोजी भी है, समभोजी भी है, और क्या अपघटनी भोजी भी है। ठीक है, यानी परजीवी भी है। तो यानी आपके पास क्या क्या लिखोगे, एक वर्ड होता है समभोजी। समभोजी को वैसे वर्ड दिया क्या जाता है, कैसे एनिमल है ये, होलोजोइक। दूसरा होता है आपके पास मृतोप जीवी, मृतोप भोजी जिन्हें कहते हैं। मृतोप भोजी का मतलब होता है सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आता है उसमें क्या लिखा जाता है, परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है सिंगे, पैराजोइक वर्ड भी लगता है, पैरासिटिक भी लगता है। तो पैराजोइक क्या होते हैं, पोषण का मतलब जब भी पढ़ेंगे पैराजोइक वर्ड लगाना है। तो पैराजोइक क्या होते हैं या पैरासिटिक क्या होते हैं, परजीवी कि जो पराये जीव हैं। और पराये जो लोग होते हैं वो दुख क्या देते हैं सबसे ज्यादा, तो ये भी तो दुख ही देंगे। दुख कैसे दे सकते हैं, ये रोग पैदा करके। ठीक है, तो जो रोग कारक होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी, पैरासिटिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ पोषण का खेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि इनमें श्वसन और जो उत्सर्जन होता है, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता है, वो किस विधि से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन होना, रेस्पायरेशन होना और प्लस उत्सर्जन, एक्सक्रीशन होना, ये आपके पास दोनों कौन सी विधि से होते हैं, कि विच मेथड और प्रोसेस बिलोंग्स टू एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन ऑफ प्रोटिस्ट एनिमल्स। कि इस संघ में बैठे जितने ही बंदे हैं उनमें एक तो सांस लेना और यानी रेस्पायरेशन। ठीक है, दो मेथड होंगे रेस्पायरेशन के, एक तो क्या है, ऑक्सीजन लेके छोड़ने का काम यानी जिससे जिंदा रहना है, दूसरा भोजन पचाने का काम, और एक क्या आपके पास है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ये कौन सी कक्षा में पढ़ा आपने, 10वीं में और 9वीं में अच्छे से पढ़ा। 10वीं में तो बहुत अच्छे से बताया अमीबा का। ठीक है, तो ये कौन सी विधि से होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसी विधि है ये, आपसे पूछ ले, रासायनिक है, जैविक है, भौतिक है, अर्ध रासायनिक है। इट बी मेथड बी टाइप केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सेमिकल, सेमी केमिकल। कैसी मेथड है ये डिफ्यूजन, आपके पास कैसी विधि है, हिंदी में कहते हैं इसको विसरण, लिखवा रखा है वैसे मैंने। ठीक है, विसरण विधि है। मैंने कहा था जितने भी गैस के मामले में, लेने और देने के मामले में डिफ्यूजन आता है, तो ये कैसी प्रक्रिया, बिना बदले आती है। कोई भी चीज बिना बदले आती है तो वो प्रोसेस कैसी होती है, भौतिक होती है, फिजिकल होती है। ठीक है, तो ये कैसा मेथड होता है, फिजिकल मेथड होता है। ठीक है, अब बात आती है एक 5 स्टार क्वेश्चन। अब वो ट्रिपल स्टार था और उससे बढ़िया एक क्या आता है, 5 स्टार। कि जब ये भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसका पाचन कर लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो किसके रूप में होता है ये सारा काम। तो इनमें एक खास तौर पर रसधानी पाई जाती है, और ये मैंने लिखवा दी। इनमें जो रसधानी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, यही क्वेश्चन बनता है। अमीबा में रसधानी यानी वैक्यूल्स पाई जाती है, एक स्पेसिफिक वैक्यूल होती है, वो कौन सी होती है बताओ, शाबाश। वैक्यूल्स इन द प्रोटिस्ट अमीबन्स, कि अमीबा में जो वैक्यूल पाई जाती है वो कौन सी होती है, उसे बोलते हैं सकुचनशील,
सकुचन सील, रसधानी। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो आपके पास इन जीवों में या अमीबा में भोजन को ग्रहण कर, पाचित कर और उसे बाहर निकालने में क्या देती है, योगदान देती है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। क्वेश्चन क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कोरिलेट टू विच एनिमल, तो उसमें ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास, जैसे दे देगा रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेज, और एक दे देगा वर्ड क्या, प्रोटिस्ट। तो ये किससे जुड़ी हुई है, प्रोटिस्ट से जुड़ी हुई है। और खास क्वेश्चन जो इसका पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, अपने याद रखना है, अमीबा का ही पूछा जाता है। कि अमीबा का ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसने लारा नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास कि इनका जनन कैसे होता है। जनन कैसे हो सकता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन जीवों का जो जन्म, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले, प्रोटिस्ट हमने पहले पढ़ा है, तो यहां एक सीधा सा क्वेश्चन है, एक शब्द तो दिमाग में फिट रखना है, लैंगिक, और क्या शब्द याद रखना है, अलैंगिक। ये नहीं भूलना, ठीक है। कभी भी आधी रात उठा के पूछे तो ये दो शब्द तो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो अलैंगिक और कैसे होगा, लैंगिक, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, कि इनमें जो है असेक्सुअल भी है और कैसा है, सेक्सुअल भी। सेक्सुअल में सिर्फ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ का आदान और प्रदान होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। वैसा नहीं है जैसा अनदर एनिमल्स में होता है, क्योंकि इनके पास ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गन्स नहीं है तो सिर्फ क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल करेंगे, ठीक है। अब असेक्सुअल की जब बात आती है तो ये आपके पास कैसे करते हैं, तो ये आपके पास नंबर 1 करते हैं फिजन। फिजन को हम क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, तो दूसरे का नाम और लग जाएगा। दूसरा क्या होता है, बडिंग। बडिंग क्या चीज होती है, मुकुलन, आंख। तो आपके पास अगर पूछा जाए कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का है, वो 2 का है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है फिजन और दूसरा क्या है, बडिंग। फिजन में आपके पास क्या है, 2 भाग हो जाएंगे। एक आपके पास कैसा वर्ड आएगा यहाँ पे, बाइनरी। बाइनरी को क्या कहेंगे हम, द्वि विखंडन। और ये द्वि विखंडन तुम अच्छे से पढ़ चुके हो, किसके लिए, अमीबा के लिए खास है, उसी का ही तो पूछना है अगले ने कि बताइए अमीबा में कौन सा जनन होता है, ठीक है। तो लैंगिक या क्या पूछेगा, अलैंगिक, तो कैसा है, अलैंगिक। या क्वेश्चन टैग कर देगा अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो उत्तर क्या आपके पास द्वि विखंडन वाला, क्योंकि वो वर्ड लिखेगा द्वि विखंडन और एक लिख देगा आपके पास मल्टी फिजन, कि मल्टीपल जो फिजन है, और एक आपके पास कौन सा है, बाइनरी फिजन। ये कैसा विखंडन होता है, बहु विखंडन। अब बहु विखंडन जो होता है वो किसके आधार पे होता है, ये क्वेश्चन बड़ा खास है। और बहु विखंडन होता किसमें, 10वीं की किताब में दे रखा है, पढ़ लेना। ये भी दे रखा है, इसमें तो जो वर्ड आएगा वो किसका आएगा, अमीबा का आएगा। और इसमें जो वर्ड आएगा वो आपके पास किसका आएगा, प्लाज्मोडियम। कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में प्रजनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, पहले तो याद रखना सेक्सुअल होता है। फिर पूछे कि कैसा है, फिजन, विखंडन वाला होता है। फिर पूछे कौन सा विखंडन है, तो मल्टी फिजन है। और आपने जब इसको पढ़ना है तो इसको कहते हैं क्या है, स्किजोगैमी। इसको जो वर्ड दिया जाता है स्किजो, गोनी वर्ड आ जाए या स्किजो गैमी या स्किजो गैमस। इसका मतलब क्या है कि कोशिका के जो न्यूक्लियस है पहले वो बहुत सारे न्यूक्लियस बना ले और उसके बाद कोशिका का विभाजन हो, ठीक है। यानी मान लीजिए इसका मतलब क्या है, ये कोशिका है, पहले इसमें कितने केंद्रक हैं, 1। ये क्या करता है, इस एक केंद्रक से पहले बहुत सारे केंद्रक पैदा करेगा,
मल्टी न्यूक्लियाई बी डेवलप्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन विल टेक प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इन मल्टी न्यूक्लियस, यानी एक केंद्रक से, कहानी क्या है, एक केंद्रक से बहुकेंद्रक होकर कोशिका का विभाजन हो। उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीजोगोनी या स्कीजोगैमस कहते हैं। ठीक है, यानी पहले एक कोशिका है, सीधी कोशिका नहीं बंटेगी, पहले क्या होगा, केंद्रक टूटेगा। कितने केंद्रकों में टूटेगा, मल्टी न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लियस जब बन जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा, अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी, और जिसमें कितने केंद्रक होंगे, फिर से एक एक होंगे। यूं बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं बन जाएगी। तो कैसा फ्यूजन है ये यही है, कौन सा, मल्टी। तो मल्टी के लिए टैगिंग लगती है क्या, स्कीजोगोनी, या वर्ड लगता है स्कीजोगैमी। इसका मतलब पूछे क्या है कि एक केंद्रक से बहुकेंद्रक बनकर कोशिका का विभाजन हो, तो उसी को हम क्या वर्ड देते हैं, स्कीजोगोनी या स्कीजोगैमी। और ये कैसा विखंडन है पूछ ले तो कैसा है, मल्टी है। और इसमें एग्जाम्पल पूछे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक खास बीमारी फैलती है, इन दिनों फैलेगी, और जिसका नाम क्या है, ये आप बताओ। इन दिनों एक खास बीमारी चलेगी, कौन सी चलेगी अब, हैजा टाइम तो गया, हैजा लू का टाइम होता है, इस टाइम मलेरिया आएगा। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है, तुम बताओ महाराजो। अब वो बात अगले पे डिपेंड करती है कि वो पूछ क्या रहा है। मलेरिया कौन से कीट से फैलता है तो बात है अलग। और अगर क्वेश्चन आए मलेरिया कौन से सूक्ष्म जीवी से फैलता है, और ऊपर देखना है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। कभी भी मलेरिया का क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि तुम क्या यही सोचते हो मादा एनाफिलीज उत्तर होना है सब बार, नहीं। अगर उसने वर्ड लिख दिया कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या दिया होगा, मादा एनाफिलीज दिया होगा। तुम भाग के क्या बड़े राजी होके लगाओगे और एक नंबर पक्का कर लोगे। आंसर की आती है तो उत्तर मिलता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगले ने सूक्ष्म जीव पूछा है, तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, उसका प्लाज्मोडियम होता है, जो खास तौर पे अटैक करता है अपने भोजन के लिए अटैक कहाँ करता है, आरबीसी पे करता है, यानी रेड ब्लड सेल पे करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कैसा जनन आपके पास, अलैंगिक। फिर बात आता है लिंगी प्रजनन, जिसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में बात आए तो इसमें आपके पास कौन सा आता है, नंबर 1 कंजुगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है। ठीक है, और वैसे होता है सिंगैमी। इसी के साथ ही दूसरा पॉइंट याद रखना, वो क्या हो जाएगा, सिंगैमी या सिंगैमस या सिंगोनी, ऐसे वर्ड लगते हैं। तो सिंगैमी जो है ये भी क्या है, लैंगिक है, और ऊपर कंजुगेशन लिखा है ये भी क्या है, लैंगिक है। तो यानी इन दोनों में खास क्या है, एक ही पॉइंट है कि ये नर तथा मादा युग्मक के द्वारा होता है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स के द्वारा होता है। और होता है क्या इसमें कि अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, कि दो कोशिकाएं होंगी, दोनों कोशिकाएं पहले फ्यूजन करेगी, यानी इसमें क्या होता है, फ्यूजन का मतलब हिंदी में क्या लिखा जाता है, एक वर्ड होता है फ्यूजन और एक वर्ड होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या है, तुम विखंडन पढ़ते आए हो, कितने विखंडन होते हैं, नाभिकीय 2 होते हैं। एक तुम पढ़ते हो नाभिकीय विखंडन और एक पढ़ते हो तुम नाभिकीय संलयन। तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना, वो आएगा इसी में। तो अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो होता किससे है भाई, न्यूक्लियाई फ्यूजन।
यानी इसमें क्वेश्चन क्या क्या देगा, यूं कहेगा कि प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ में नर और मादा युग्मक के द्वारा जो जनन या प्रजनन होता है कैसा है, तो वो कैसा है, लैंगिक। और इसमें पूछे कि वो है क्या, तो उत्तर क्या लिखा होगा वहां पे, कंजुगेशन। इंपॉर्टेंट यही है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुग्मन। संयुग्मन विधि होती है जिसे हम कंजुगेशन इंग्लिश में बोलते हैं। होता क्या है, इसमें एक नर और एक मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। तो ये आपका जनन कैसा है, प्रोटोजोआ में लैंगिक है। यही सिंगेमी है। सिंगेमी में एक और वर्ड लगता है, तीसरा याद रख लेना, ऑटोमिक्सिस। ये कोई पूछता तो है नहीं, ठीक है, तुमने क्या है ऊपर ऊपर वाला याद रखना है। इसमें क्या बनते हैं, न्यूक्लियाई गैमेट्स बनते हैं। ऑटोमिक्सिस में आपके पास नर और मादा नाभिकीय क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। यानी पहले ही कोशिका में टूट जाएंगे कि एक नाभिक है, उससे दो क्या बनेंगे आपके युग्मक, एक मेल गैमेट और एक क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट। उसके बाद फ्यूजन होता है। तो इसमें याद रख लेना, ये जरूरी है। इसमें क्या होता है, दो कोशिकाओं का पहले क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब संलयन, कि दो कोशिकाओं का संलयन होने के बाद क्या होता है, निषेचन। कि पहले संलयन होगा और संलयन के पश्चात क्या होगा, निषेचन। निषेचन को क्या कहते हैं आप, फर्टिलाइजेशन। और जो निषेचन के बाद चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं, कि देखो पहले दो कोशिकाएं आएंगी, इन दो कोशिकाओं में क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस। ये दोनों मिलकर क्या होंगी, पहले फ्यूज करेंगी, दोनों क्या है, न्यूक्लियस को खुद फ्यूज होंगी, न्यूक्लियस को फ्यूज करेगी और उसके बाद क्या है, फिर से क्या है, रीजनरेट करेगी। ठीक है, ये निषेचित क्या है, सेल है, ये फर्टिलाइज सेल है। इसको हम कहेंगे क्या, जो इन दो कोशिकाओं से मिलकर एक नई बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज। तो युग्मनज जो बनता है वो किस में बनता है, सिंगेमी में बनता है। कोई पूछता है नहीं। अब उत्तर क्या क्या कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो यही है जो इधर लिख रखा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटोजोआ, क्वेश्चन यूं आता है कि प्रोटोजोआ की दो कोशिकाएं आपस में संलयन होकर करती है, क्या करती है, निषेचन करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। और फिर कहता है फर्टिलाइजेशन से बनने वाला प्रोटोजोआ क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, युग्मनज। और युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगे। युग्मनज क्या होता है कि फर्टिलाइज एग टू बी कॉल्ड एज जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट कौन सी प्रोसेस में बना आपके पास है, सिंगेमी में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए बढ़िया लेवल का, हाईफाई लेवल का, तो वो बनता है ऑटोमिक्सिस का। ऑटोमिक्सिस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई गैमेट्स फॉर्म्ड इन विच रिप्रोडक्शन, कि मेल एंड फीमेल जो न्यूक्लियाई गैमेट्स बनते हैं, यानी नर और मादा जो केंद्र के युग्मक बनते हैं, वो कौन से लैंगिक जनन में बनते हैं, उसका नाम क्या होता है, ऑटोमिक्सिस होता है। ये कोई पूछता नहीं है हमारे लेवल में। हो सकता है HSC वाले बावड़े हैं, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। रेलवे का एग्जाम दो, वहां भी पूछे जाते हैं। ये रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहता है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बढ़िया। ठीक है, HSC क्या है, उससे भी हाई लेवल का है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों तीनों टाइप बता दिए। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही। ओह